Hi everyone. Every morning is an amazing opportunity to be better and do better. Today is 25th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, perspective बहुत मायने रखता है. See the possibilities in everything. Every crisis में एक opportunity hidden होती है. Try to see that possibility. दिस इज पॉलिटी वीक कंप्लीट हो गया है. ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वीक कंटिन्यू है. हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है. पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और सी सेट, ये आपका बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए अप्रैल के एंड पे. पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और सी सेट. सी करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट आपको मई के मंथ में सेव रखने चाहिए. अप्रैल में आप केवल और केवल कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करिए. आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू कलेक्शन है. रिवीजन मॉड्यूल्स भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. हमको अप्रैल के इन 5-6 दिनों में ये सारी चीजें अच्छे से कवर करना है. जो मई का मंथ होगा उसको हम डिवोट करेंगे करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट में. सी, इस एग्जाम की स्पेशलिटी होती है लेस इज मोर. अभी जो रेगुलर क्लासेस है, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट रीजंस मुझे अभी अनप्लान्ड ट्रैवल करना पड़ रहा है, सो दैट इज वाई लाइव क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पा रहा है. बट फ्राइडे से या मैक्स सैटरडे से हमारी रेगुलर 11 AM और 9 PM की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. एंड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. हमें मई के मंथ में आई विल बी फुल्ली अवेलेबल टू यू आफ्टर दिस सैटरडे, दिस वीकेंड. सो किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके. एंड वन मोर थिंग, आपके पास जितने भी अभी तक रिवीजन मटेरियल हैं और जो हमने स्टैंडर्ड बुक्स अभी तक फॉलो की है, उन्हीं बुक्स को आप रिवाइज करिए. नेवर फॉरगेट लेस इज मोर. लेस इज मोर. किसी फैंसी चीज की तरफ, हमें नए रिसोर्सेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. जो बुक्स, जो रिसोर्सेज हमने अभी तक पढ़े हैं, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए और बहुत सारे एमसीक्यूज लगाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. दैट्स ऑल. कीप इट वेरी वेरी सिंपल. जैसे टेलीग्राम क्विज में एवरीडे नाउ वी आर हैविंग 10 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है. मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से इनको पिक कर रहा हूँ. द पर्पज इज आप इसे गेम फॉर्मेट में सॉल्व करिए. ये सेशन में अब 10 MCQ मॉर्निंग में आपसे करवाऊंगा और शाम को भी मैं अब 10 MCQs कराऊंगा. सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. 10 MCQs इन मॉर्निंग, 10 MCQs इन इवनिंग. करंट अफेयर्स और कोर सब्जेक्ट भी इसमें बहुत अच्छे से हम डेली 20 MCQs अब डेली बेसिस पे करेंगे. ओके. सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और इन सवालों को रोज लगाइए. देन ये वोकैबुलरी है. स्टुपेंडस का मतलब होता है, वी कैन से एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग. फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना. देन सर्कमवेंट मतलब गतिरोध उत्पन्न करना. फाइंड अ वे अराउंड. सर्कमवेंट, जैसे कोई ब्लॉकेज है तो आप उसको सर्कमवेंट करके आगे बढ़ रहे हैं. अवॉइड, गेट अराउंड, फाइंड अ वे अराउंड. जैसे बोला जाता है व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, the tough gets going. The tough gets going. When the going gets tough, the tough gets going. मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता. एक्सपीडाइट मतलब होता है शीघ्र. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं एक्सपीडाइट, मैग्नानिमिटी, सर्कमवेंट, फोमेंट और स्टुपेंडस. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below.
सी सेट में बिल्कुल वरी मत करिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत आसानी से 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आप GS1 को ही अभी प्राइमरली अपना फोकस एरिया बनाइए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। देन ये आंसर राइटिंग है। सी मेनी ऑफ यू 2024 में एग्जाम लिखेंगे, सो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है आंसर राइटिंग को स्टॉप करने का। आंसर राइटिंग ऐसा होता है कि जो डेली बेसिस में करना चाहिए। प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखना है और मेंस ही रियल डील है, मेंस के ही जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं। सो आंसर राइटिंग को स्टॉप मत करिए। मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि क्या 2024 के लिए भी कुछ क्लासेस एक्सेट्रा आने वाला है। आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। This is question number 1. Prepare a note on all the nuclear power plants in India. अब now this is very important. न्यूज़पेपर में आज आया भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ड्रॉ अ मैप और इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी मैपिंग कर डालिए। अब देखिए इस पार्ट से आपका मैपिंग भी कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट केसेस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लक्ष्मीकांत के पीछे एक बहुत अच्छा समरी दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं आप उसमें एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने केशवानंद भारती केस देखा, उसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको एक बहुत अच्छे से टैबुलेट कर लीजिए, ये आपको बहुत हाई यील्डिंग रहेगा। सी प्रीलिम्स निकालना है तो आपका कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इससे काफी सवाल आएंगे। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है। पॉलिटी बहुत सेफ और बहुत रिलायबल होता है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एक ही है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपके ये 3-4 चीजें स्ट्रांग है तो एनी हाउ आपका 60% पेपर यहाँ से कवर हो जाता है, 60%। और हमें हिस्ट्री में भी आज मैंने कुछ पैटर्न्स शेयर किए हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ सेलेक्टिव नोट्स बस देखना है, आपकी सारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर हम स्टॉप नहीं करेंगे। हिंदू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this is Tuesday, April 25th. LAC resolution key to further relations. This is important. Then Karnataka, this. Up see, amendments to Factories Act put on hold in Tamil Nadu. तो तमिलनाडु में ये जो अमेंडमेंट टू फैक्ट्री एक्ट था इसको होल्ड पे रख दिया गया है। सी बहुत सारे जो हम बिल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी न्यूज देखते हैं, ये सेटल्ड नहीं होती, कॉन्क्रीट नहीं होती। दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ न्यूज वो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में जो वेल सेटल्ड न्यूज है, जो कॉन्क्रीट न्यूज है, जो फाइनल न्यूज है। अदरवाइज वो सवाल चेंज हो सकता है, उसका आंसर चेंज हो सकता है, फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है पेपर सेटर को और इवेल्युएटर को। तो वो कभी भी ऐसे एरिया को टच नहीं करते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जो डुबियस है, जो क्लिकबेट है, जो अननेसेसरी हाइप है, या जो अननेसेसरी इंडिया को या गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। यूजुअली ऐसे एरियाज को अवॉइड किया जाता है। तो दैट इज वाई मैं आपको ये बोलता हूँ एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। अगर यूपीएससी को केयरफुली आप देखोगे पीवाईक्यूज को, आप बहुत अच्छे से समझोगे कहाँ से सवाल आता है और किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। सो पीवाईक्यू और सिलेबस हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। इंडिया ब्रेसेस टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सूडान। अब इतने दिनों से ये न्यूज चल रहा था, हम वेट कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें क्या डिसीजन लेती है। तो ऑपरेशन कावेरी अभी लॉन्च हुआ है। जो इंडियंस हैं उनको पोर्ट सूडान से हम C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से उनको हम इवैक्यूएट करेंगे। तो ये कावेरी है, इसका नाम लिखा है ऑपरेशन कावेरी। क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिसमें इंडियंस को, जैसे यूक्रेन से इवैक्यूएट किया, कोविड-19 में इवैक्यूएट किया, ऐसे बहुत सारे रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे लास्ट 10 ईयर्स के। कैन यू टेल अ फ्यू नेम्स जिसमें सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस किए गए इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। सो ये जो है सूडान, अब इसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, खार्तूम और यहाँ पे डाफर से इवैक्यूएट किया जाएगा। जो सूडान में डिफिकल्टीज चल रही है, इंटरनल सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है, ये हमारे स्कोप में नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने भी क्लियर किया है कि हम इंटरनल मैटर्स में कुछ बात नहीं करते हैं। हमारा जो भी एंगल होगा वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होगा। C-130J है और INS सुमेधा है। हम यहाँ पे फूड वाटर सप्लाई की भी बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स जो अभी पैरामिलिट्री एंड ऑल डिफिकल्टी चल रहा है, इसमें अभी हम कोई कमेंट नहीं देंगे। Let us see at the geography of Sudan. So ये सूडान है, सूडान के इधर रेड सी है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से पास हो रहा है। दिस इज अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। ये लेक विक्टोरिया भी है। सूडान के नॉर्थ में है इजिप्ट, इधर है लिबिया, इधर है चाड। देन दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और एड्रिया, और ये है रेड सी। सो दिस इज द मैपिंग ऑफ सूडान। सूडान ओके। ये यमन है, ये जिबाउटी है, ये सोमालिया है और ये सऊदी अरेबिया है। तो हम सूडान से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कराएंगे। आफ्टर डेथ दिस सी, चीता। चीता में भी हमने क्या देखा था कि चीता को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं और दिस इज इंटर कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका से एशिया कॉन्टिनेंट लाया जा रहा है। सो इधर ऑड्स भी हाई हैं। अगर इसमें ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है 50% पॉपुलेशन भी सरवाइव कर जाएगी तो इस मिशन को सक्सेस माना जाएगा। तो इस तरीके से बिग कैट्स को ट्रांसलोकेट करके वाइल्ड में पॉपुलेशन बढ़ाना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। टाइगर हमारा सक्सेस स्टोरी है। ऐसा एक और आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि चीता की जगह हमने लायंस ऑफ गुजरात को, गिर के लायंस को क्यों नहीं हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज वो सेम कॉन्टिनेंट होता और वो ज़्यादा फेमिलियर भी हो सकते थे। बट एनी हाउ हमने ये ट्राई किया है कि ये जितनी भी बिग कैट्स इंडिया से मिस हो गई थी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, को फिर से रीलोकेट करें। तो ये चीता को रीलोकेट किया गया है। ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया से बुलाया गया है। Then this is the front page. Next is C. This is such a good ready-made template. Smart policing है। अभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा what is a smart policing? इससे आप क्या समझते हैं? तो आपके पास ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। स्मार्ट पुलिसिंग मतलब सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होना चाहिए, वीडियो एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, फेशियल रिकॉग्निशन, ये बड़ी स्मार्ट चीजें। 2 मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल भी होगा, मोबाइल पुलिस वैन होंगे जैसे ये प्रखर है, डेटा टर्मिनल्स एक्सेट्रा, व्हीकल माउंटेड कैमराज होंगे टू पेट्रोल द सिटी, एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, रियल टाइम क्राउड असेसमेंट, बिहेवियरल ट्रेट अलर्टिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्रिमिनल डेटाबेस को लिंक किया जाएगा सीसीटीवी फीड से, हम फेशियल रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। तो सी 1 2 3 4 5 6 रेडीमेड पॉइंट्स है। खुद गवर्नमेंट यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सो दीज आर रियली गुड टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट ऐसा है कि जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी आप इसको वहां पे फिट करके एक बहुत अच्छा कॉन्क्रीट आंसर फ्रेम कर पाएंगे। देन दिस इज पॉलिटिकल एंड दिस इज बैटिंग फॉर बोरोवर्स। सी, आपने लोन लिया, लोन का पेमेंट नहीं हुआ तो उस पे क्या पेनल्टी लगा दी जाएगी? डिफॉल्ट होने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। आरबीआई का अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आया है जिस गाइडलाइन में ये बोला गया है कि पीनल चार्जेस लोग लगा देते हैं, बैंक्स लगा देते हैं लोन अकाउंट्स में। तो द पॉइंट इज इससे ऐसा नहीं हो कि हम उसको एक 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 इनकम जनरेट करने का मॉडल बना लें। फॉर एग्जाम्पल फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। ये वो प्रैक्टिस है तो हम जो यूजर है जिसने लोन लिया है उसकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल इंपैक्ट होगी अगर लोन टाइम पे अकाउंट उसका पेमेंट नहीं हो रहा। बट द पॉइंट इज ये एक तरीका नहीं हो जाना चाहिए जिससे अक्सर कंपनीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देती हैं फॉर सम डेफिशिएंसी, या बैंक अकाउंट में कुछ इरेगुलरिटी है, एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए। तो सिमिलरली टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ आपका लोन का तो इट शुड नॉट बी टेकन इन दिस मैनर कि आप पे एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल हो गया है कि जिन्होंने टाइम पे पर्पसफुली हमने टाइम पे अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम उनसे एक रेवेन्यू, एक फाइन, एक पेनल्टी कलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस मॉडल विल नॉट बी राइट। सो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको पीनल चार्जेस लगाने भी हैं तो उसको सेपरेटली रिकवर करो, आप उसको बैंक अकाउंट में जो लोन लिया है उसमें मिक्स नहीं करना है। सो दिस इज अगेन अ ड्राफ्ट गाइडलाइन। हमें इस बारे में जो देखना है हमारे सिलेबस के विदिन वो ये होता है कि फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी होना चाहिए। और ये फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी में जिस तरीके से अभी डिजिटल एप्स आ गए हैं, बैंकिंग भी आ गया है, इसमें आरबीआई जो लोन लेने का तरीका है इसको फेयर, ट्रांसपेरेंट रखने की बात कर रही है। सो दैट इज वाई ये आया है, दिस इज बैटिंग फॉर बोरोवर्स। ओके, दिस इज पेंडिंग बिल्स द इशू ऑफ गुबरनेशनल इन एक्शन। ओके, तो दिस इज गुबरनेटोरियल इन एक्शन। ओके, सो दिस इज पीडीटी आचार्य साहब का है और पीडीटी आचार्य साहब बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं पॉलिटी में, वर्किंग, फंक्शनिंग में। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें जो है वो डुप्लीसिटी भी है, तो हम क्विकली आर्टिकल्स को यहाँ पे देखेंगे। ये जो आर्टिकल है प्राइमरली ये बात कर रहा है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है
और वैसे भी ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज दिस गुबरनेटोरियल, दिस वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर गवर्नर। गवर्नर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नर अगर डिले करते हैं बिल पास करने पे, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है और कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट को फॉलो करता है या नहीं। तो प्राइमरली बात है तमिलनाडु की, वहां की जो विधानसभा है उसने एक बिल पास किया, गवर्नर ने उस बिल पे हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कर दिया या फिर पॉकेट वीटो हो गई। अगर बिल बहुत टाइम तक पास नहीं होगा तो उस बिल की यूटिलिटी भी लैप्स हो जाएगी। सो इससे एक फ्रिक्शन डेडलॉक बन जाता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफिस के बीच में। इसमें कुछ आर्टिकल्स भी हैं, जैसे 355 बोलता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एंश्योर that the government of every state is carried on in accordance with the provision of this constitution। तो ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्र सरकार वहां पे 356, 352, 360 फाइनेंशियल और एक 365 भी होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस की भी बात है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन इमरजेंसी के टाइम पे काइंड ऑफ यूनिटरी हो जाता है। सो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है। अगर नॉर्मल केसेस में अगर सेंटर की ओवर रीचिंग पावर होती है स्टेट के प्रति तो एक फ्रिक्शन भी आता है। आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है, गवर्नर टू एक्ट व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द असेंबली एंड प्रेजेंट टू हिम एज पर द ऑप्शंस गिवन इन आर्टिकल 200। सो ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि गवर्नर उसकी एसेंट करेगा, हाँ बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन है विदहोल्ड एसेंट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि उसको वापस असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए कह दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए भी आर्टिकल रिजर्व हो सकता है। सो द पॉइंट इज, इसमें एक ही बात है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिफिकल्टी आती है, और एट टाइम्स जो गवर्नर है वो वैसे भी एट टाइम्स बोला जाता है एजेंट ऑफ यूनियन। सो वहां पे बिल पास होने में डिले होता है, फ्रिक्शन होता है, दिस इज द पॉइंट। अब बात आता है जस्टिसिएबिलिटी की। तो पॉकेट वीटो में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉकेट वीटो है, ऐसा गवर्नर टाइम बाउंड मैनर पे बाध्य नहीं है डिसीजन देने के लिए। डीडी बसु साहब ने भी बताया है, जजमेंट कोट किया है, जजमेंट पुरुषोत्तमम एंड स्टेट ऑफ केरला का, और इस जजमेंट में भी ये बताया कि बिल विच इज पेंडिंग विद द गवर्नर डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। सिमिलरली रिमेंबर हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट साहब अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बिल लैप्स नहीं होता है। तो सिमिलर इज द केस विद दिस गवर्नर। अब बात ये आती है कि क्या इस टूल को जो बिल है, ऑल्दो वो लैप्स नहीं हो रहा है बट बहुत डिले हो रहा है, तो वो अपनी यूटिलिटी खो देगा। तो द होल आइडिया इज कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ बनाया था, एट टाइम्स उन्होंने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबली उस टाइम पे फॉर नोबल रीजंस दिए होंगे, या फिर थॉट ऑफ नहीं था। नोबल रीजन इन द सेंस, जैसे अंबेडकर साहब ने बोला था, आर्टिकल 32 जो है ये एक हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर आर प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी एज वेल, बट वो नॉर्मल केसेस में कभी भी उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जिस तरीके से अभी फ्रिक्शन हो रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो अगेन इसमें जो स्टेट और सेंटर का फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, क्वाजी फेडरल का है, उस पर सवाल उठते हैं। इंडियन डिप्लोमेसी एंड द हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट मोरालिटी, तो ये काजू साहब ने लिखा है। इसमें बेसिकली ये बताया है कि इंडियन डिप्लोमेसी जो रही है ये हमेशा वैल्यू बेस्ड रही है। हमारे यहाँ जो जैसे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हमें जो बताते हैं, गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे जो गांधीयन थॉट्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फॉरेन रिलेशन में। सो इन फॉरेन रिलेशंस में हमें एक सॉफ्ट पावर का भी एक बेनिफिट मिलता है। कई बार हम मोरल टीचर की तरह रहते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में भी हुआ, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, सॉफ्ट पावर की भी एक लिमिटेशंस होती है। इन दी एंड हमें हार्ड पावर भी रखना चाहिए। क्या बता सकते हो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, इसके कितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स मायने हैं? सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, कैन यू आंसर? सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। सो द पॉइंट इज कि इंडिया को जैसे यहाँ पे क्रिटिकल है, यूएस सैंक्शन वियतनाम में था, एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन में, प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नसीर नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल में, यूएस दिस यूएस एंड वेस्टर्न ने भी यहाँ पे बताया कि इंडिया की जो पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ये भी एक हॉलमार्क रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का।
अब इसमें एट टाइम्स ये भी आया है, जैसे कोल्ड वॉर था, वेस्ट जो यूएस है उसके डोमेन में पाकिस्तान था, तो एट टाइम्स हमें रशिया के साथ भी एक स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रीटी करना पड़ा 1971 में। अब रशिया यूक्रेन का वॉर है तो रशिया से हमने ऑयल भी इंपोर्ट किया, हमारे जो वेपन्स हैं वो रशिया पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो इन दिस केस हमने यूक्रेन वॉर में भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। सो इंडिया को ऐसा लेबल नहीं किया जा सकता कि इंडिया इज लाइक प्रो रशिया, प्रो वेस्ट, या फिर प्रो कॉम्युन दिस सोशलिज्म, या फिर प्रो कैपिटलिज्म। इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो ड्रिवन बाय इंडियन वैल्यूज हैं और इंडियन इंटरेस्ट है। ओके, सो दो इश्यूज हैं, देयर वर नॉट ओनली वेज द वर्ड वाज कंसीव्ड इन इंडिक थॉट्स, the ideas of a lawless world where the brave and powerful prevailed was part of the political idea, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मत्स्य न्याय में। अगेन जो थीम है इसमें वो ये है कि इंडिया की जो वैल्यू ड्रिवन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये हाईलाइट है, बट एट द सेम टाइम हमें प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। ये वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप अफ्रीका में काफी सारे दिन दिस कंट्रीज में एक्टिव है, और ये वैगनर ग्रुप एक काइंड ऑफ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो काइंड ऑफ रशियन मिलिट्री के साथ भी फाइट करती है। हाउ टू चेक relative humidity on a hot day to keep yourself cool? relative humidity, रिमेंबर एनसीईआरटी क्लास 11th हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था relative humidity। तो ह्यूमिडिटी, relative humidity अगर 100% हो गई है तो बारिश होगी क्या? relative humidity अगर 100% है तो क्या वहां पे बारिश होगी? relative humidity अगर 10% है तो क्या वहां पे ज्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी? आंसर, व्हाट इज दिस relative humidity? English is a funny language, we cannot wish away merit. Wish away का मतलब है to wish that something were out of existence, put to end, तो that is wish away. We cannot make it disappear through our wish, okay? तो this is wish away. Sink और drawn दो वर्ड होते हैं। Sink मतलब धीरे धीरे आप gradually, slowly water और air में fall हो रहे हो, that is sink. The boat is sinking in the sea. Drawn का मतलब होता है to suffer death by suffocation in liquid, जैसे पानी में डूबने से she drawn the cat, like that. ओके, देन वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ किकबैक। किकबैक मतलब रिकॉइल होता है या फिर मनी रिसीव्ड होता है। एट टाइम्स हम करप्शन में देखते हैं कि डिफेंस डील एटसेट्रा में किकबैक है, सो दिस इज आल्सो यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन। इजियर सेड देन डन। सी, यूपीएससी की बातें बनाना सबसे आसान काम है। यूपीएससी इज दिस दैट दैट दैट, द डिफिकल्ट वर्क इज एक्चुअली में पढ़ना और एक्चुअली में पढ़ाना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है, बातें बनाना इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू टॉक अबाउट यूपीएससी। द डिफिकल्ट थिंग इज टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट। होमवर्क टाइम टेबल बनाना बहुत आसान होता है, पढ़ना उसको एग्जीक्यूट करना इज द रियल डील। इजियर सेड देन डन। ओके, so it means something is easier to talk about than do it. So what is your problem? I have to do a lot of homework, बहुत सारी पढ़ाई करना है, then do it. There is a lot to do and I don't have the time. So see, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि it is easier said than done. Okay, प्लस हमें पैनिक भी नहीं करना है, पैनिक से और डिफिकल्टीज आती है। अभी जो एग्जाम है आपका, ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, ये एग्जाम आपके नॉलेज को ऐसा जितना टेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपके एटीट्यूड को टेस्ट कर रहा है। एटीट्यूड, मेंटल अलर्टनेस, प्रोएक्टिवनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, अभी मेनी स्टूडेंट्स हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें पढ़ के जाओगे, यूपीएससी कुछ पूछेगा ही नहीं। आप अपने आप से पूछो, आप कोचिंग के टॉपर बनना चाहते हो या यूपीएससी के टॉपर बनना चाहते हो? ये दोनों टू डिफरेंट थिंग्स है। The first X is pronounced as Z, तो this is Xerox बोलते हैं, फोटोकॉपी। Then this is again English, okay? तो the point is I'm saying कि keep things simple, बेसिक्स को रिवाइज करिए, हमें अच्छे मेंटल इमोशनल फ्रेम में रहना है। आपको सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगा, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, सब सिलेबस के विद इन आता है। ओके, सिंच का मतलब होता है सरफेस बर्न सुपरफिशियली और लाइटली। ओके, स्कॉच, सीयर, स्विन। So my eyebrows, okay, so this is English. All right, so this is English, and next is nuclear liability issues not yet resolved for Jaitapur project, French firm EDF. Nuclear liability क्या होता है कि न्यूक्लियर मतलब हम वहाँ पे फिजन कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। इन केस अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है या अनटूवर्ड कोई इवेंट होता है तो उस केस में लाइबिलिटी किसकी होगी? जिसने प्लांट बनाया, जिसने टेक्नोलॉजी दी, या फिर
बिकॉज वो प्लांट इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉम्पनसेशन इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट हो जाता है जब भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, ऑल्दो हम क्लीन एनर्जी न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहे हैं, बट वर्ल्ड में जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, वो डी न्यूक्लियराइजेशन का ट्रेंड है। अभी जर्मनी ने भी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिए हैं, जापान ने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, यूएसए में नए सैंक्शंस इतने हो नहीं रहे, यूरोप भी न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी से और डिफरेंट एनर्जी की तरफ मूव करने का प्लान कर रहा है। ये केशवानंद भारती केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13 जज बेंच का केस था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वैसे भी 5 जजेस की होती है, ये एक बेंच थी जिसमें 13 जजेस थे और 6-7-7-6 के वर्डिक्ट से ये डिसीजन आया था। वर्डिक्ट 7-6 था, वेफर थिन मेजॉरिटी थी, और इसमें ये कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है मेंटेन करना, सेफगार्ड करना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एक सर्टेन वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज है, जिस लेंस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था, तो उन चीजों को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा दे, और इसीलिए 99 पे एनजेएसी आया था। इंडिया चाइना होल्ड फ्रैंक एंड इन डेप्थ टॉक्स। अब सी टॉक्स हैं, चाइना की टॉक्स हैं, सो हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो द पॉइंट इज सी, अगेन यहाँ पे भी ये लिखा है 18th राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन सीनियर मिलिट्री हुआ और डे अहेड ऑफ द विजिट था, एंड द पॉइंट इज लेट अस सी टार्डी प्रोग्रेस है, नो ब्रेक थ्रू येट, बिकॉज चाइना की हमने पॉलिसीज पढ़ी है, चाइना की पॉलिसीज बाय टाइम बिल्ड कैपेसिटी, बाय टाइम चाइना इज नो हरी टू सॉल्व दीज इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज। सो द पॉइंट इज वी शुड अंडरस्टैंड चाइनाज गेम प्लान, स्पेशली दिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, और चाइना के जो लॉन्ग टर्म अभी जो थीम्स चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चाइना जा रहा है, और इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्लान टू बी मर्ज्ड विद पीएम गति शक्ति। वाइब्रेंट विलेज क्या था कि हमारे जो बॉर्डर हैं चाइना के साथ वो डीपॉपुलाइज हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है। चाइना वहां पे फैंसी नेम्स लाता है, नेम चेंज कर देता है और इंडियन टेरिटोरी को क्लेम करता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट वैलिड। अब इसको काउंटर करने के लिए हम अपने विलेजेस में इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, टूरिस्ट का वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, प्लानिंग कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। तो पहले एक अलग प्लान था, दिस इज सेपरेट प्रोजेक्ट था वाइब्रेंट विलेजेस, अब इसको पीएम गति शक्ति के अंदर रखा जाएगा। ये जो विलेजेस हैं इसमें हम जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मैपिंग, इनको भी देखेंगे, सो दैट जो चाइना के नेफेरियस डिजाइन है यूनिलेटरली बॉर्डर को चेंज करने का, वो हम हटा देंगे। एयर ट्रैवलर्स हैं, डिसरप्टिव बिहेवियर, इट इज नॉट गुड, स्टे काम, और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आजकल ये एयर ट्रैवल के बड़े स्ट्रिक्ट नियम भी आने वाले हैं। अनरूली बिहेवियर जो होता है उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात है, ब्लैकलिस्ट भी हो जाता है एट टाइम्स एयरलाइन से। देन न्यू आईटी रूल्स हैं, पैरोडी जो है और सटायर है उसको प्रोटेक्शन है, डू नॉट ऑफर प्रोटेक्शन टू पैरोडी और सटायर, न्यू आईटी रूल्स। मलेरिया, and this is after dispute, Beijing says it's honor to sovereignty of states, Bangladesh, Indo-Pacific, Sudan evacuation, Kenya, and this is non-tech sectors. Okay, so this is the Hindu newspaper for today. Let us look at answer discussion 19th. अब देखो ये कितना अच्छा आंसर था इसका, पंजाब और हरियाणा पे उनकी ज्योग्राफी पे एक नोट तैयार करना था। तो पंजाब का मैप ड्रॉ करिए, हरियाणा का मैप ड्रॉ करिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट सॉइल, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, एवरीथिंग, प्रिपेयर अ नोट, और ये आपको बहुत यूटिलिटेरियन रहेगा, बहुत यूटिलिटी रहेगा। मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया भी एक नोट तैयार करना था। नंदिनी इज वंस अगेन डूइंग रियली गुड, वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी सिंसियर, दिस इज रियली नाइस। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैंने कुछ इन्फोग्राफिक्स भी शेयर किए थे, उसमें था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, हम किन चीजों को इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हुआ। रीसेंट ट्रेंड रशिया, चाइना, गोल्ड का क्या ट्रेंड है, की एरियाज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। नेहा वंस अगेन दिस इज रियली ऑसम। तो देखो यही तो मैपिंग होता है, हमने पंजाब अच्छे से देख लिया, एक बार फिरोजपुर से सवाल आया था, एक बार मोगा से सवाल आया था,
ओके, गुरदासपुर से सवाल आ चुका है, तो इसी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। आपने ये अच्छे से ज्योग्राफी देख लिया, आपका बहुत अच्छे से चीज़ें सारी कवर हो रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स आ गए, फिर आपने हरियाणा भी देख लिया, स्टेट, एनिमल एटसेट्रा। वेरी गुड, तो दिस इज रियली रियली नाइस। मोनिका, दिस इज गुड, आपने देखो कितने अच्छे से हिंदी में बताया है। पंजाब और हरियाणा, विच इज गुड। आपकी हिंदी राइटिंग बहुत अच्छी है, जितना आप लिखोगे उतना बेनिफिट होगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम लिखने का ही एग्ज़ाम है। और अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली 99.99% स्टूडेंट से बेटर है। मैं इतने स्टूडेंट से मिलता हूँ एंड आई एम टेलिंग यू, सब बस सोचते हैं, प्लान करते हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी करते हैं, फैंसी चीज़ करते हैं। वेरी फ्यू पीपल आर सिंसियरली डूइंग द बेसिक्स। और लिखना, डेली 7-8 आवर्स पढ़ना, ये बेसिक है। देर आर नो सीक्रेट्स लाइक कुंफू पांडा में कोई सीक्रेट नहीं थे ना, ड्रैगन वॉरियर के। एग्जाम क्वालिफाई करने का भी कोई सीक्रेट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। बी सिस्टमैटिक एंड कीप थिंग्स सिंपल। All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.